नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अब पढ़ाई बहुत ज़ोर से कर रहे होंगे क्योंकि समय बहुत ही क्रूशियल है। आप जानते हैं चुनावी वर्ष है, परीक्षाएं जितनी भी आपकी दी गई हैं सारी होनी हैं और इनका लाभ उठाइए आप। ये मौका बार बार नहीं आते हैं। हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग छात्र हैं, हम लोगों को चुनाव से नहीं मतलब है, हमको अपने करियर से मतलब है। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हमें अपना एक सुव्यवस्थित भविष्य निर्माण करना है, स्वयं करना है और अपने भाग्य के, अपने भविष्य के निर्माता हम खुद होते हैं। इसलिए हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट जितना भी ज़्यादा हो सके हम लोग अपनी इस जो हमारी मौका मिला है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, अच्छे से तैयारी करें और इसी बार सफल हो जाएं। हम लोग आज, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन और उसकी जलवायु। ठीक है। अब तो हम लोग पिछला वीडियो हमने बनाया था उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विभाजन, आप लोगों ने देखा होगा, यूपी पॉलिटिकल, उत्तर प्रदेश राजनीतिक। आज है हमारा भौगोलिक। आप ये देख रहे हैं, पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे कुछ सवाल पूछ लिए हैं मैंने शुरुआत में ही, मैं इनका, आप घबराइए नहीं, मैं इनका अच्छे से जवाब दूंगा। आप अंत तक बने रहिएगा, ये सारे सवाल आपको मिलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ और क्यों होती है, पहला सवाल। दूसरा है उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। चौथा है उत्तर प्रदेश में मौसम की क्रियाविधि। ये चार सवाल हैं, इनके जवाब हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता है वो मेरे साथ अंत तक बने रहें, जिनको पता है वो भी बने रहें ताकि उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इंग्लिश में अगर आपको जानना हो तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ और क्यों होती है, यानी लेस रेन, एट लीस्ट अमाउंट में रेन सबसे ज्यादा, सबसे कम कहाँ पर होती है, आप समझ रहे हैं, है ना। ज्यादा इंग्लिश तो आती नहीं भाई, थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। और क्यों होती है, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लेस अमाउंट रेन इन यूपी एंड वेयर। ठीक। उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है, मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन यूपी क्या है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मौसम की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ क्लाइमेट इन यूपी। ठीक है। आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, देन उसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम करने जा रहे हैं, आप देखेंगे हमारे साथ, ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक भौगोलिक विभाजन उत्तर प्रदेश का। चूंकि आप जानते हैं फिजिकल डिवीजन में क्या मतलब हो सकता है, आपको ये मार्कर कम दिख रहा हो, चलिए मैं इसको यूज करता हूं। फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन। तो देखिए, हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा बड़ा लगेगा, हम इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, तीन भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहले भाबर या तराई का क्षेत्र, मैं इसको तोड़ के दिखाता हूं, तीन भाग में तोड़ेंगे। पहला हो जाएगा आपका भाबर या तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, भाबर और तराई का क्षेत्र। दूसरा मैदानी भाग, मैदानी भाग। तीसरा पठारी भाग। तीन भागों में हमने तोड़ा इसको, भाबर या तराई का क्षेत्र, मैदानी भाग, पठारी भाग। आप ये देख रहे हैं ऊपर तराई या भाबर का क्षेत्र है, बीच में आ जाते हैं मैदानी भाग है ये पूरा आपका, इसके बाद दक्षिण में आ जाते हैं
जो बुंदेलखंड का पठार है आपका, ये सब जानते हैं, अभी बताएंगे आगे। तो ये आपका पठारी भाग होता है। अब मैं आपको यहाँ से जितना बोलूँगा आप लिखेंगे। तो आप सबसे पहले डाल देंगे हेडिंग भाबर। भाबर का क्षेत्र, या भाबर का क्षेत्र ही समझते हैं पहले, सबसे पहले तराई का मैदान या भाबर का क्षेत्र। ठीक, आइए देखते हैं नंबर 1 से। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ से चालू होती है आपको पता है। सबसे उत्तर पश्चिमी जो आपका राज्य है, मतलब सहारनपुर जो जिला है, सहारनपुर से लेकर, यानी सबसे उत्तर पश्चिमी जिले सहारनपुर से लेकर सबसे उत्तर पूर्वी जिले आपका महाराजगंज। महाराजगंज में भी एक जगह है कुशीनगर, आप ये देख पा रहे हैं कुशीनगर। कुशीनगर तक उत्तराखंड और नेपाल, ये नेपाल है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भाबर के मैदान का क्षेत्र विकसित है। भाबर का क्षेत्र जो भी बोल रहा हूं लिखते जाइए। भाबर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में, जो सबसे नई चोटी है आपकी हिमालय की, सबसे नई पहाड़ियां हैं, जो नई रेंज है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है। शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में क्या होता है कि भाबर प्रदेश जो है आपका, ये वाला क्षेत्र, ये जो बॉर्डर वाला है, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, इस वाले रीजन की, ये ऊपर वाला मार्कर बदलना पड़ेगा, इस रीजन की बात कर रहा हूं, बॉर्डर वाला। ठीक है, तो ये जो रीजन है आपका, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये है भाबर, भाबर क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है ये शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है और बड़े बड़े शिलाखंडों और बड़े बड़े हिमखंडों के रूप में पाया जाता है। अब समझिए इसमें होता क्या है। जब ये बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं तो इसमें क्या होगा, जिससे जो हिमालय की नदियां होती हैं जो बह के आ रही होती हैं नेपाल से या तिब्बत से, ऊपर से जितनी भी हिमालयी नदियां हैं ये बहते हुए आती हैं, तो इन शिलाखंडों में नीचे इनकी दरारों में विलुप्त हो जाती हैं, इनकी दरारों में विलुप्त हो जाती हैं। और भाबर प्रदेश में नदियां जमीन की निचली सतह के साथ बहती हैं, अर्थात शिलाखंडों पर नदियां हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती हैं। ये आपने लिख लिया भाबर के मैदान में या भाबर प्रदेश। चूंकि जब यहाँ शिलाखंड पाए जाते हैं तो यहाँ पर न खेती करना संभव है, न कोई भी आप ऐसा एनिमल हस्बेंड्री, न पशुपालन, कुछ भी आप ऐसे प्रदेशों में नहीं कर पाते हैं। इन्हीं को भाबर प्रदेश या गिरिपात प्रदेश कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसका विस्तार कहां से कहां तक है आपने लिख लिया, सहारनपुर से लेकर के आपका कुशीनगर महाराजगंज तक। समझ गए बात। आगे की बात, भाबर प्रदेश, अब तराई का मैदान आ जाएगा। भाबर प्रदेश के दक्षिण में तराई का मैदान पाया जाता है। इसका भी विस्तार उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के साथ साथ सहारनपुर से लेकर के आपका कुशीनगर या महाराजगंज तक पाया जाता है। इतनी बात तो आपको क्लियर है। अब चूंकि क्या होता है, नदियां भाबर प्रदेश से निकल करके मैदानी भाग में पहली बार, या यूं कह लीजिए मैदानी भाग, अब एकदम से जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश की तो उस जगह पे क्या होता है कि इनकी कोई एक धारा नहीं होती है। फिर ये नदियां क्या होती हैं, ऐसे जाती हैं और छिछला छिछला हो जाती है, मतलब फैल जाती हैं। ऊपर से चली आ रही थी पत्थरों के नीचे जैसे निकली, फिर इधर बिखर गई, फैल गई, कोई एक इनकी एक सीधी धारा नहीं रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां इस क्षेत्र में जल फैल गया। या आपने ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हरा हरा, तो यहाँ पे जल ऐसे वहां छिछड़ा है। इस छिछड़े हुए जल के भाग में जो है दलदल का निर्माण हो गया है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही गीली हो चुकी है और दलदली मिट्टी बन चुकी है तराई के मैदान में। अब इस मैदान में जब छिछड़ी मिट्टी हो चुकी है और उसके बाद छिछड़ी मतलब मिट्टी की वजह से यहाँ पर पानी फैल चुका है और दलदल का निर्माण हो गया है, अतः ये क्षेत्र जो होता है ये स्वास्थ्यवर्धक बिल्कुल भी नहीं है। पहला पॉइंट तो ये एकदम खास है। यानी आप यहाँ पर आप सोचे अगर टूरिज्म के लिए जाएं
तो ये आपके लिए आपकी भूल होगी, यहाँ पे अच्छी जगह नहीं है। दूसरी बात, यह क्षेत्र धान और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही उपयुक्त होता है। क्यों? धान के लिए और गन्ने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, और ये वही क्षेत्र है जहां पर आपका लखीमपुर खीरी जैसे क्षेत्र पाए जाते हैं, बहराइच जैसे पाए जाते हैं आपके। तो यहाँ पर क्या होता है, बलरामपुर वगैरह, इधर गन्ना बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर खेती बढ़िया हो जाती है, और ये साथ ही साथ मच्छरों और कीट पतंगों का निवास स्थान, या यूं कह लीजिए नर्सरी कही जाती है, समझ रहे हैं, पालन केंद्र है इनका। यहाँ पर क्योंकि दलदली क्षेत्र है, आप जानते हैं दलदल में मच्छर वगैरह बहुत पाए जाते हैं, बात समझ में आ गई। और यहीं पर नदियां सबसे पहले निकलती हैं, ये सब पीछे बता चुके हैं। तो उम्मीद है आपको भाबर प्रदेश और तराई का प्रदेश समझ में आ गया होगा, बात समझ गया, ठीक है। तो ये तो आपका भाबर का प्रदेश और तराई का मैदान समझ में आ गई, पहली बात। दूसरा बात, अब हम आगे करेंगे मैदानी भाग के बारे में। अब हेडिंग डालते हैं आप लोग, मैदानी भाग। मैदानी भाग तराई के मैदान में, मैदान के बाद दक्षिण में जो भी है, ये आपका दक्षिण में जो है जितना भी उत्तर प्रदेश का भाग है, और नीचे से आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार के मतलब उत्तरी हिस्से में, यानी यूं कह लीजिए बुंदेलखंड के पठार से उत्तरी हिस्सा और तराई के मैदान से दक्षिणी हिस्सा, जो भी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये एक्चुअली ये वास्तव में उत्तर भारत के मैदान का ही हिस्सा है। अब ये उत्तर भारत के मैदान क्या है, अगर आपने नहीं आपको पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इंडियन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहां पर मैंने उत्तर भारत के मैदान में या जितने भी थे भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत डीप में किया है, आप वहां समझ सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर ऊपर दे रहा हूं भाबर तराई क्या होता है, बाकी अच्छे से समझना है आप वहां पे जाएंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू, तो ये मैंने विस्तार बताया, ये कहां से कहां तक है, प्रायद्वीपीय भारत यानी बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में, और आपका ये पड़ता है कौन सा, जो है तराई के मैदान में के दक्षिण में, जो है किसका निर्माण हुआ है, ये आपका, ये है आपका उत्तर भारत का मैदान, या कह लीजिए उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। इसी में साथ साथ गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र भी आता है। दोआब क्षेत्र का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और यहां पर बहुत ही अच्छी मिट्टी पाई जाती है, बांगर और खादर, जो कि फसल उत्पादन के लिए या कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अर्थात ये एक तरह से कृषि के लिए स्वर्णिम जगह होती है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कृषियां होती हैं। उत्तर भारत का मैदान आप सभी परिचित होंगे, ठीक है। इधर अब इसके बाद इस मैदान का निर्माण एक्चुअली हुआ क्यों इतना उपजाऊ है, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट यानी उपजाऊ क्षमता सबसे ज्यादा है, उपजाऊ क्षमता मैक्सिमम, क्यों, इसका रीजन होना चाहिए। इसका निर्माण हिमालय से जो नदियां आ रही हैं उनका भी जो जल है यहां तराई के मैदान में बिखरने के बाद फिर अपनी सीध में आ गई, बहने लगी। इधर आप देखोगे यहां से प्रायद्वीपीय भारत से भी कुछ नदियां हैं, जो जैसे आप मालवा का पठार से नदियां निकलती हैं, आपको पता होगा, जो यमुना की सहायक हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये सारी नदियां मिलकर के यमुना के साथ साथ गंगा में डायरेक्ट कुछ मिल जाती हैं, आपको पढ़ाया है पीछे गंगा नदी तंत्र में। इसकी वजह से उत्तर भारत का जो मैदान है आपका, उत्तर प्रदेश में खासकर जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ है, और उधर से तो हिमालय की नदियां आ ही रही हैं, और गंगा यमुना का ये मैदान विश्व प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है, काफी ज्यादा उपजाऊ है। तो ये तो हमारा मैदानी भाग हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारा पठारी भाग के बारे में। पठारी भाग जानते हैं, पठारी भाग कहां से है, तो आप पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। इसका जो है विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक हुआ है। ये आपका जिला है सोनभद्र, सोनभद्र ये आपका है ललितपुर। अब इसका जहां तक यमुना नदी है, यमुना नदी के दक्षिण का तो पूरा एकदम पठार ही है, और ये सब पूरा पठारी है, सोनभद्र तक हिस्सा है, मैंने आगे बनाया नहीं है, ठीक। यहां पर क्या होता है,
यहाँ की जो मिट्टी होती है लाल मिट्टी पाई जाती है, भूमि ककरीली पथरीली होती है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ना सिंचाई के संसाधन हैं। इस वजह से यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्लभ और सबसे अल्प विकसित क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर कृषि नहीं हो पाती है। आपको यह पता है कि भारत की 54% आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर है। इसकी वजह, और जहां कृषि नहीं वो क्षेत्र गरीब होगा, ये इस बात से आप परिचित हैं भली भांति। इस क्षेत्र का जो बुंदेलखंड का पठार है, इसको हम लोग बुंदेलखंड के पठार में गिनते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, वो बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। यहां पर कृषि हो नहीं पाती है, मगर इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करी जा रही हैं धीरे 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 धीरे। आज बहुत ही अच्छी चीजें हो चुकी हैं। एक आपने सुना होगा, केन नदी और बेतवा नदी के बीच जोड़ करके एक परियोजना लाई गई थी, केन बेतवा लिंक परियोजना। ये पहला ऐसा सिस्टम था उत्तर प्रदेश में जिसमें नदी को नदी द्वारा जोड़ा गया था। इसी को कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति के तहत आती है? अमृत क्रांति के तहत आती है। ये सारी बातें मैं पीछे पढ़ाया हूं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप जाकर इसी प्लेलिस्ट में, अभी जो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट चल रही है कंप्लीट ज्योग्राफी वाली, वहां पर जाइए। उसमें मैंने झीलें वगैरह पढ़ाई हैं, तो उसमें यहाँ पे चर्चा आई थी, तो उसको मैंने बताया था यहाँ पर अच्छे से। बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं में जब केन बेतवा लिंक परियोजना पढ़ाई थी, इसके बारे में वहां अच्छे से वर्णन दिया है, आप पढ़ लीजिए। तो ये बुंदेलखंड के बारे में, पठार के बारे में मैंने बताया। इसके बारे में इसका एक जीवंत उदाहरण ये है कि आप देखते हो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी शाखा, भाई दो पहाड़ियां हैं विंध्याचल में, कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो है भांडेर और एक है कैमूर। ये ऐसे है विंध्याचल, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो भांडेर हो जाती है, ये कैमूर है। कैमूर का जो ऊपरी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा कैमूर का, वो सोनभद्र तक आ चुका है, सोनभद्र तक आया है। तो इससे आप बता सकते हैं कि ये कितना पठारी क्षेत्र है, समझ सकते हैं। ठीक है, मिट्टी के बारे में बता दिया, ककरीली पथरीली मिट्टी है, अनुपजाऊ मिट्टी है, बंजर है। तो इधर साइड कौन सी कृषि होती है आपको पता होगा, ऐसी भूमि होगी, ऐसी कृषि होगी जिसको सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता हो, जैसे ज्वार, बाजरा, है ना, और आपका जौ, सरसों, इस तरह की कृषि के लिए इधर जो है महंगाई। इसीलिए यूपी में जो है आपका, अपने लखनऊ में तेल बहुत महंगा होता है, और वही बुंदेलखंड जालौन तरफ या उरई झांसी तरफ क्या होता है, तेल बहुत सस्ता होता है, मतलब इसकी अपेक्षाकृत सस्ता होता है। यह आपका दैनिक जीवन का उदाहरण है। हमने तीनों भागों को यानी उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन समझ लिया है। उम्मीद है अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आपसे अगर यह सवाल पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, आप इस पे निबंध भी लिख सकते हैं, इसका विभाजन अगर वन लाइनर में आएगा वो भी लिख सकते हैं, कोई भी आपसे जनरल सवाल पूछेगा आप उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, हमारा यह सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तर प्रदेश में मौसम की क्रियाविधि, या उत्तर प्रदेश में पहले समझते हैं उत्तर प्रदेश में जल वर्षा का प्रमुख स्रोत। ठीक, तो मैं इसको रख कर देता हूं, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्रमुख स्रोत। क्या है वर्षा का प्रमुख स्रोत? तो मैं जितना बोलता जा रहा हूं आप लोगों को लिखना है, लिखिए। उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बटा हुआ है, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। परंतु उत्तर प्रदेश में वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बंगाल की खाड़ी शाखा है। बंगाल की खाड़ी शाखा से उठा हुआ मानसून कोलकाता में, पश्चिम बंगाल कोलकाता को क्रॉस करते हुए 21 से 22 जून को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। अब चूंकि ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही बारिश नहीं करेगा, ये उत्तर प्रदेश में मुड़ा कैसे, अब मेरे पास इतना यहाँ टाइम नहीं है, कैसे बताऊंगा। मैं जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको भारत के मौसम की क्रियाविधि, वहां अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप जितना बोल रहा हूं लिखते जाइए।
21-22 जून को यूपी के अंदर इंटर करता है। इसके प्रवेश करने से पहले यह उत्तर की ओर, क्योंकि मुड़ने बारिश तभी होती है जब ये हवाएं मुड़ती हैं और पहाड़ी होनी चाहिए टकराने के लिए, तब बारिश होगी। 21-22 जून को टकराने से पहले कोलकाता से होते हुए 21-22 जून को उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। आप ये देख पा रहे हो, हवाएं बारिश के साथ नमी लिए हुए आ रही हैं। ये मुड़ती क्यों है? तो आपने देखा होगा यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय का पठार है, शिलांग पठार है, जिसपे गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं। वहां से टकराने के बाद हवाएं इधर मुड़ती हैं और मुड़ने के बाद इधर इंटर कर जाती है कोलकाता होते हुए उत्तर प्रदेश में। बात समझ में आ रही है? यहाँ प्रयागराज, फिर आपका कानपुर, लखनऊ, कानपुर, ये सब बारिश करते हुए आगे निकल जाती हैं और आगे जाकर के इनकी नमी समाप्त हो जाती है। बातें लिख ली आपने? लिखिए, ये आगे दिल्ली तक हवाएं पहुंचती हैं, परंतु दिल्ली में बहुत ही कम या कह लीजिए वर्षा नहीं होती है इस शाखा की वजह से। इस शाखा की वजह से वर्षा दिल्ली तक नहीं हो पाती है। अर्थात इस शाखा के परिणाम स्वरूप हमारी जो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसका नाम है क्या, मथुरा, आगरा वाला क्षेत्र, जो हमारा पश्चिमी यूपी है। भाई यहां चले हम, यहां आपका चंदौली मिला, चंदौली, प्रयागराज, ये आपका आगे बढ़ते बढ़ते यहां लखनऊ मिला, कानपुर मिला। यहां तक जब हवाएं आती हैं तो इनकी नमी कम पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप जब यहां दिल्ली हम पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते पहुंचते यहां पर दिल्ली है, अब मान लीजिए यहां हालांकि नहीं है तो उत्तर प्रदेश ही है, दिल्ली यहां पर है। मैं एक बात बता रहा हूं, मान लीजिए इंडिया का मानचित्र होता तो दिल्ली यहां पर थी। चलिए आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, दिल्ली आगे बढ़ाता हूं, दिल्ली यहां है। तो यहां पर आप पहुंचते हैं, यहां पे लखनऊ है, इसके आगे कानपुर वगैरह ये सब पढ़ते हुए इधर ये हापुड़ हापुड़ होते हुए दिल्ली यहां पर है आपका। यहां क्या है, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सब कल मैंने बताया है। नहीं पता है आप कल का वीडियो देखिए। यहां दिल्ली है आपका। दिल्ली से सीमा बनाने वाले 2 जिला उत्तर प्रदेश के मैंने कल बताए थे, आप आज कमेंट में बताएंगे। ये आपका सवाल है, होमवर्क। ठीक, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते बारिश कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप इधर बारिश नहीं हो पाती है। हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस शाखा की वजह से बारिश बहुत कम होती है, बहुत मतलब यहां तक आते आते, क्योंकि नमी समाप्त हो जाती है। अब हवाएं सूखी हो जाती हैं। जब हवाओं में नमी नहीं तो पानी कौन गिराएगा भैया, समझ रहे हैं ना। दूसरा, इस वजह से पश्चिमी यूपी, खासकर मथुरा और आगरा का क्षेत्र, विशेषकर अगर ले एक स्पेशल जिला ले तो मथुरा में बारिश नहीं हो पाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, बंगाल खाड़ी शाखा से बारिश नहीं हो पा रही। दूसरी बात, मथुरा यूपी का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर अरब सागर शाखा भी बारिश नहीं कर पाती है। कहो सर ऐसा कैसे? जी हां, अरब सागर शाखा जब यहां पे गिरी पहाड़ियों को क्रॉस करती है गुजरात में गिरी मांडव को क्रॉस करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं अरावली पर्वत श्रेणी पड़ जाती है। अब चूंकि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार अगर ऐसे होता तो ये टकरा के यहां बारिश करती, लेकिन आप जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर पश्चिम की तरफ, पूरा पश्चिम में नहीं है। कैसे है इसका विस्तार? ऐसे है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ऐसे है। इसके परिणाम स्वरूप जो आपकी अरब सागर शाखा है वो इसके समानांतर बहते चली जाती है। और आप एक बात याद रखें, बारिश तभी होती है जब पहाड़ी से हवाएं टकराती हैं। हवाएं टकराएंगी तो वो ऊपर उठेंगी तो वो हल्की हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, उनकी नमी जो होगी भारी होंगी। ऊपर उठने के बाद भारी होती हैं, भारी होने के बाद वो नमी अपनी छोड़ती हैं, तब हल्की हो जाएंगी। नमी छोड़ेंगी लेकिन यहां टकराने का मौका ही नहीं, और टकराने का मौका नहीं तो नमी कैसे छोड़ेंगी? नमी नहीं छोड़ पाएंगे तो बारिश कहां हो पाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और आपका ये सवाल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको प्रभावित ना तो ये शाखा कर पाती है दक्षिण पश्चिम वाली, और ना ही
मतलब अरब सागर शाखा, बंगाल खाड़ी शाखा, दोनों से बारिश नहीं होती है, और यूपी में सिर्फ बंगाल खाड़ी शाखा सबसे महत्वपूर्ण है बारिश कराने के लिए। अतः ये पूरा शुष्क क्षेत्र है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपको ये क्रिया विधि भी समझ में आ गई, मौसम की क्रिया विधि आपने समझ ली एक साथ, प्लस उत्तर प्रदेश में वर्षा का भी प्रमुख स्रोत आपने जान लिया, यही थी, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है ये भी आपने जान लिया। अब आपके जहन में सवाल नहीं बचा होगा। हमने पठार की बात भी कर ही ली थी, कोई आपको दिक्कत है नहीं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार शुष्क क्षेत्र है, सूखा ग्रसित क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि अच्छी नहीं है। वो फसलें होती हैं जिनको बारिश की बहुत कम आवश्यकता होती है। समझ गए आप? ठीक है, तो ये तो बात हो गई। हाँ, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है तो जनरल सवाल है। आप ये देख पा रहे हैं सहारनपुर कुशीनगर के दक्षिण में आपका गोरखपुर, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और वहीं सबसे कम वर्षा अगर पूछी जाए तो वो मथुरा में होती है। आपको ये समझ में आ गया? आज का क्लास जो था ये एक फिजिकल डिवीजन था, जो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये बातें समझ में आई है, आप पहले सवाल देख लीजिए। हाँ, सवाल आपको याद होने चाहिए। अब मैं 2-3 सवाल पूछ लेता हूं पहले, उससे पहले, तब फिर आगे की बात करता हूं। सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के वो जिले बताइए जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं। पहला सवाल। दूसरा, अब मैं दूसरा सवाल ये बोलने जा रहा हूं, ऑप्शन वाला है, आपका थोड़ा अच्छा सवाल होगा, समझिए। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है? मथुरा, बहराइच, आगरा, या इनमें से कोई नहीं? ठीक, अगला सवाल। अगला ये सवाल आपसे होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? शुरू के दोनों बताएंगे, टॉप 2 बताने हैं जिले जो सबसे ज्यादा सीमाएं बनाते हैं। नंबर 3, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? और इसमें भी टॉप 3 लिखेंगे, सबसे छोटे जिले, मतलब नीचे से बढ़ते हुए क्रम में 3 जिले। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जिले हैं जो आपके नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आते हैं? ये आपके सवाल हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप लोग इसको अपने मित्रों, दोस्तों और जरूरतमंदों को शेयर करें। लेखपाल की परीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है, मैं आपको इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाता रहूँगा, जो भी मेरे से हो पाएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।